क्या बोलते हो आप लोग फ्रैक्शन को? प्रतीक तुम मत बोलना अभी, बाकी अदर लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्शन? बोलो। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी। बेसिकली मैं होल बोल सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ 1/5, तो इस 1/5 का मतलब क्या होता है कि कोई एक क्वांटिटी है, उसमें 5 पार्ट है, उसका एक पार्ट आप जब पिक करते हो तो बनता फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे ये मैं इसके अंदर अगर लिखता हूँ 1/5, तो ये 5 पार्ट का 1 पार्ट इज 1/5 बेसिकली। तो इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं कि सिंगल पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये ठीक है। आज जो लोग नए हैं ना, वो मेरे को बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहो, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शन के बिना ना तो परसेंटेज वगैरह अच्छे से समझ आएगा, और फिर प्रॉब्लम आता है आपको डीआई वगैरह में भी प्रॉब्लम आता है। परसेंटेज के रिलेटेड जितना भी एप्लीकेशन पार्ट होता है, चाहे उसमें प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो इसको ना बहुत अच्छे से आप लोग समझना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है अगर फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो। ठीक है। अभी तक हमने स्कूलिंग में जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा वो हमारा फॉर्मूला बेस्ड हुआ करता था। तो यहाँ हमारा थोड़ा कंसेप्ट को समझना है, तो फ्रैक्शन अच्छे से समझना आप लोग ना। तो जैसे मैंने बोला पार्ट ऑफ ए होल क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक सिंगल पर्सन को मिलेगा 1/4 1/4। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ इसमें से 3/4 का वैल्यू उसमें बोलता हूँ कि 290 ग्राम का पिज़्ज़ा है, सॉरी 240 ग्राम का, तो होल पिज़्ज़ा में कितना वेट होगा, इसमें होल क्वांटिटी में कितना वेट होगा? तो आप क्या बोलोगे कि होल क्वांटिटी जो है ऑलवेज डिनोटेड बाय योर डिनोमिनेटर। बेटा गेट बंद कर देना। तो आप बोलोगे इसमें होल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का जो बेस वैल्यू है, बेसिकली डिनोमिनेटर, वो बताएगा होल क्वांटिटी कितना है। यह दिख रहा है ना आपको, बेस में अगर यहाँ 4 है, इसमें अगर बेस में 4 है, तो ये पूरा होल क्वांटिटी दिख रहा है मुझे 4 का। अब आपको जो ऊपर गिवन होता है ये न्यूमरेटर पे, ये एक्चुअल पार्ट होते हैं कभी, जो आपको गिवन है, तो बोलेगा आपको कि 3 पार्ट का वैल्यू अगर 240 ग्राम है, तो आपको बताना होता है 4 पार्ट का इसमें से। तो आप क्या करते हैं, इसको वन पार्ट का अलग निकाल लो, जैसे 1/4 1/4 1/4, ये 3 पार्ट हो गए 1/4 के। वैसे ही आप क्या करो, 240 ग्राम को 3 पार्ट में बांट दो, 80 ग्राम 80 ग्राम एंड 80 ग्राम। ठीक है। तो इससे मुझे एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 80 ग्राम मिल गई। अगर आपको 4 की बतानी है तो आप क्या करोगे, 80 इंटू 4, तो आप बोलोगे होल क्वांटिटी जो है वो 320 ग्राम की होगी। समझ आ रहा है आप लोगों को, न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली? यार बोला करो, आप लोग बोलते नहीं हो एक तो। आ रहा है सर समझ में। बाकी इशिता देवांशी? हाँ सर हम भी बोले, अच्छा समझ आ रहा है। हाँ, कोई प्रॉब्लम आए ना तो बता दिया करो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना ना। चलिए, अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को
ये टाइम एंड वर्क के एस्पेक्ट में पूछता है। अगर वर्क के एस्पेक्ट में पूछता है, कोई बोलता है कि 5/7 ऑफ वर्क, ये 5/7 ऑफ अ वर्क completed in 35 days। तो इसमें पूछेगा कि होल वर्क कितने दिन में होगा, बेसिकली कंप्लीट वर्क कितने दिन में पूरा होगा। उसमें आप लोग क्या करोगे, वही बनता है 5/7 का मतलब टोटल 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट ऑफ वर्क करने के लिए मुझे 35 डेज लगता है। तो आप क्या करते हो, इन 5 पार्ट को अलग अलग कर लेते हो, 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7, ये 5 हो गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 35 को भी 5 में कर लोगे, 7 डेज 7 डेज 7 डेज और 7 डेज 5 बार होगा। तो आपको पता चलेगा उससे कि आप 1/7 ऑफ वर्क जो है वो 7 डेज में कर रहे हो। तो 1/7 अगर 7 डेज में, तो होल क्वांटिटी के लिए कितने पार्ट होते हैं, 7। तो 7 × 7 आपका 49 डेज में हो जाएगा वर्क पूरा। ठीक है, और आप लोग देखना इसका कितना जगह एप्लीकेशन है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं इसमें, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आती है कि फ्रैक्शन का खुद में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ, जैसे एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में बोलता है कि 2/7 जो है ना वो फ्रेंच मैन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी के बचे हुए 5/7 जो है वो फ्रेंच वुमेन होंगी। फिर बोलता है इफ देयर वर 36 more French women than French men, पूछेगा हाउ मेनी फ्रेंच पीपल आर देयर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे 2/7 जो है वो फ्रेंच मैन है, 5/7 जो है वो फ्रेंच वुमेन है। इनका आप लोग डिफरेंस लोगे तो 3/7 मोर है फ्रेंच वुमेन, और इसी 3/7 की वैल्यू कितनी है, वो 36 पीपल है वहाँ पर, बेसिकली 36 फ्रेंच वुमेन है। तो अगर 3/7 की वैल्यू 36 है, तो 1/7 की कितनी हो जाती है, 36/3 इज इक्वल टू 12। तो 1/7 की अगर 12 है, तो होल की कितनी होगी, 7/7 वुड बी इक्वल टू 12 × 7। ये कितना होगा, 84 फ्रेंच पीपल आर देयर। ये आपका आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत है अभी तक किसी को? सर वहां से समझा देना जहाँ पे डिफरेंस लिए थे फ्रेंच मैन और फ्रेंच वुमेन का, अच्छा, उसके आगे। जैसे बेस में अगर 7 है ना, तो बेस में 7 से मुझे ये पता चलता है कि अगर 2/7 उसमें फ्रेंच मैन बोले ना,
हाँ, तो उसका मतलब ये होगा कि बाकी के बचे हुए जो 5/7 है ना, तो क्योंकि होल तो फिर 7/7 ही बनेगा ना, जैसे 1 - 2/7 अगर आप करोगे, हाँ, हाँ, जैसे ये अगर आप 1 - 2/7 करते हो, तो बाकी का बचा बचता है 5/7, ठीक है। तो 5/7 वुमेन हो गई। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2/7 मैन होते हैं, 2/7 ही वुमेन होती, तो ये तो सेम थे। हाँ सर, हाँ, लेकिन वुमेन जो है वो 5/7 है, मतलब मैन से कितनी ज़्यादा है, 3/7। 3/7। और वही उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयर वर 36 मोर फ्रेंच वुमेन देन फ्रेंच मैन। तो ये मोर की वैल्यू है ना, 3/7 इज इक्वल टू 36 बेसिकली फ्रेंच वुमेन है ये, हाँ सर। ठीक है। अब जब मुझे 3/7 का वैल्यू मिल गया, तो मैं इसको पूरे का 1/7 का निकाला, तो 12 आ गया। और 1/7 से मैंने 7/7 का निकाल दिया, तो 12 × 7 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ठीक है। ठीक। चलिए, वैसे ही आपको n नंबर ऑफ चैप्टर से आपका इसी फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछता है वो ना। अब जैसे एक चैप्टर होता है आपका ना सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन के हमने 4 क्लासेस रखनी है, और पीछे भी रखी है, अभी रिपीटेशन होगा अभी सारा ना, ये जितनी भी आने वाले टाइम में सीक्वेंस में क्लास होगी, उनको आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि ये दोबारा से आज से शुरू हुई है साइकिल ना ये। तो अब ये सारी न्यू क्लासेस होंगी, स्पेशली जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, वो एक भी क्लास मिस मत करना अगले 15 दिन तक कम से कम। अब जैसे इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन से बोलता है कि एक टैंक है जो 3/4 फुल है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें से 5 लीटर वाटर और ऐड कर देते हो, तो फिर ये बोलता है नाउ इट इज 4/5 फुल। मतलब पहले 3/4 फुल था, आपने 5 लीटर वाटर ऐड किया, नाउ इट इज 4/5 फुल। तो आप यही कर सकते हो कि 4/5 माइनस 3/4 करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा दिस वुड बी इक्वल टू 5 लीटर, ठीक है। तो 4/5 माइनस 3/4 कितना आता है, एलसीएम आपका 20 होगा। और यहाँ पर आपको अगर इंटू 4 करते हो तो यहाँ भी इंटू 4 होता है, यहाँ अगर इंटू 5 करते हो तो इधर भी इंटू 5 होता है, तो हो जाएगा 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/20। इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि फ्रैक्शन के केस में जो है ना, मल्टीप्लायर आपके हमेशा सेम होते हैं, कि डिनोमिनेटर पर जो भी मल्टीप्लायर है वही सेम मल्टीप्लायर आपका न्यूमरेटर पर होता है, ठीक है। तो आपको ये मिल गया 1/20, और 1/20 का वैल्यू वी हैव 5 लीटर्स। तो आप बड़े इजीली निकालोगे। तो अगर मैं पूछता हूँ कि पूरा टैंक होल क्वांटिटी कितना होगा टैंक का, होल क्वांटिटी, आप बोलोगे होल क्वांटिटी तो 20 पार्ट्स का होगा, तो वो होगा 5 × 20 इज इक्वल टू 100 लीटर्स। अगर मैं पूछता हूँ कि इनिशियली कितना फिल था वो टैंक, इनिशियली उसका क्वांटिटी कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे 3/4 ऑफ 100 एंड दिस वुड बी 75 लीटर। इस तरह से ना फ्रैक्शन से आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। क्लाउडी, ओके, हाँ ठीक है, ये समझ आया सबको। चलो मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, फ्रैक्शन का एक और क्लास करेंगे, तो उसमें आपको सारे इसी टाइप के क्वेश्चन डालूंगा मैं, उसमें होते ही ऐसे हैं सारे क्वेश्चन। अब जैसे फ्रैक्शन का पता चल गया, कुछ थोड़ा सा डेटा पर ध्यान देना अबाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की 3 चीज़ें याद रखने वाली होती हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी। वो है, फर्स्ट थिंग तो जो सब जानते हैं कि फ्रैक्शन शुड बी इन p/q फॉर्म वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। ये हम 6th क्लास से पढ़ते आते हैं सब लोग ना। सेकंड चीज जो फ्रैक्शन की होती है, वो p शुड बी लेस देन q होना चाहिए।
कि न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। और इसका बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जब मैं किसी भी नंबर को लिखता हूँ 3/7, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन होता है। तो अगर ये एक फ्रैक्शन है, अब मैं इसको डिवीजन की फॉर्म में अगर लगाऊं इस तरह से, तो मैं ये कहता हूँ ना 3 को 7 से डिवाइड करना। अब 3 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, या तो वो डेसिमल में चला जाएगा तो फ्रैक्शन का रोल ही खत्म हो गया। और अगर वो डेसिमल में नहीं जाता है तो आप क्या कर रहे हो, ये 3 जो है ना रिमाइंडर वाला पार्ट बच जाता है। या मैं कोई एक बड़ा नंबर लेता हूँ, थोड़ा उससे आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे 45 है, आप उसको डिवाइडेड बाई 7 करते हो, ये 6 टाइम चला गया, ठीक है। उसके बाद ये 42 पे जाके डिवाइड हुआ, आपके पास रिमाइंडर बचा 3। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोलूँ, सपोज करो मेरे पास ना 45 चॉकलेट्स हैं और 7 पीपल हैं, और मुझे उनमें इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो सारी चॉकलेट्स। तो व्हाट विल आई डू, कि पहले तो मैं देखूंगा कि परफेक्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स में उसमें कितनी डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने 7 पीपल में 6 चॉकलेट डिवाइड की, तो 42 मेरी डन हो गई, ठीक है। अब मेरे पास 3 चॉकलेट्स बची हैं। अब उन 3 को मैं क्या करता हूँ, उन 3 चॉकलेट्स को 7 में डिवाइड कर देता हूँ, देन आई गेट अ फ्रैक्शन 3/7। अब कंसेप्ट जो ये वाले से मैं रिलेट करना चाहा था, पी शुड बी लेस देन क्यू, उसमें ये था, ये आपका रिमाइंडर वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका डिविजर वाला पार्ट है। और डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आपका हमेशा डिविजर से छोटा होता है। रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन योर डिविजर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है सबको कि रिमाइंडर डिविजर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जैसे 7/7 तक तो ये होल तक रहेगा, अप टू 6/7 तक ये फ्रैक्शन कहलाएगा। और जैसे ही ये 7/7 से बड़ा होकर 8/7 हुआ ना, तब आप इसको एक इसमें से पूरा 1 निकाल देते हो अलग, 7/7 का 1 निकाल देते हो, और जो रिमेनिंग बचता है उसको 1/7 को अलग लिखते हो, देन इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। सॉरी, तो 45 वाले को भी तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हाँ जैसे 3 बिल्कुल लिख अगर सकते रिमाइंडर हो। बच हाँ, जाए। मैंने तो जस्ट उसका 3 वाले का पार्ट का बताया। तो 45 वाले को जब आप लिखोगे तो आप बोलोगे 6 3/7। ये तो मैंने जस्ट रिमाइंडर वाला पार्ट समझाया था आपको कि रिमाइंडर हमेशा छोटा क्यों होना चाहिए। तो एक्चुअल जो 45/7 होगा वो एक्चुअल में 6 3/7 होगा। और इसके लिए आपको याद करने के लिए जो होता है वो क्वोशिएंट रिमाइंडर इज टू डिविजर से आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो यहाँ पर 45/7 में जो है आपका क्वोशिएंट 6 था, ये रहा, रिमाइंडर आपका 3 था, न्यूमरेटर पे आ गया, और डिविजर आपका 7 था तो नीचे आ गया। तो 6 3/7 जो है आपका वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। तो जब जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे यहाँ पर 8/7 हुआ, या जैसे मैं बोलूँ 15/7, तो जब जब न्यूमरेटर बड़ा होगा देन इट विल कन्वर्टेड टू मिक्स फ्रैक्शन। और उसके केस में भी आपको जो है न्यूमरेटर इसका छोटा ही रखना पड़ेगा। जब मिक्स फ्रैक्शन में आप करोगे तो 7 2 14, क्वोशिएंट आपका 2 आएगा, और 1/7 आप एज इट इज रखोगे, ये हमेशा छोटा आएगा, पी वाला पार्ट हमेशा ना आपका, ठीक है। चलो, ये दूसरा वो हो गया। और जो थर्ड होता है आपका वो होता है पी एन क्यू शुड बी को प्राइम। अब मुझे बताओ को प्राइम क्या होता है। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है बेसिकली एनी टू और मोर नंबर्स having no common factor।
मतलब अगर मैं बोलूँ आप लोगों को दो नंबर है, एक 9 है, एक 25 है, तो 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, 25 के होते हैं 5 इंटू 5। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, तो दिस पेयर हैव टू बी कोप्राइम पेयर। ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ आप लोगों को एक नंबर आप लेते हो 18, एक लेते हो 35, तो 18 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 35 के क्या बनते हैं 7 इंटू 5। अभी इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो दिस पेयर इज ऑल्सो ए कोप्राइम पेयर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा पी एन क्यू कोप्राइम होने चाहिए। मतलब अगर आपका फ्रैक्शन 10/15 है, तो अगर आपको इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नज़र आता है, तो यू हैव टू रिड्यूस दिस टू मिनिमम इंटीजर फॉर्म, तो दिस वुड बी 2/3। तो ये एक्चुअल फ्रैक्शन बनता है आपका ना। आप कभी भी किसी फ्रैक्शन को ऐसे नहीं लिखते 100/150, आप उसको 50 से कट करते हो और आप उसको लिखते हो 2/3, है ना। किसी भी फ्रैक्शन को आप 15/25 नहीं लिखते हो, आप उसको 5 से काटते हो और 2/5 लिखते हो उसको। तो कोप्राइम फॉर्म का मतलब होता है मिनिमम इंटीजर फॉर्म में ले जाना, मिनिमम इंटीजर फॉर्म में लाना। ठीक है, चलना आगे। एनी डाउट किसी के पास? देखो जब आप लोग डाउट पूछते हो ना, तो मुझे बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है और आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो अगर है ना डाउट तो प्लीज़ पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास को टाइम भी अगर कम पड़ता है हम टाइम बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कल से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि टाइम अगर 2 आवर्स का क्लास का है तो बस फॉर्मेलिटी के लिए क्लास ही पूरा करना है। अगर वो चीज़ समझ नहीं आती कुछ लोगों को, तो फिर हमारा पर्पज़ ही फेल हो जाता है। ठीक है। अब कुछ ना मैं टर्म्स लिख रहा हूँ, उनका डेफिनेशन पार्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे आपको क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी समझ में ना आने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म लिख रहा हूँ जो आपने हो सकता है कि 3/4 क्लास में पढ़े हो, बट फिर भी जानने पड़ते हैं आप लोगों को। फोन नंबर, आप क्या बोलते हो, स्टार्टेड विद 0 टू इंफिनिटी। ठीक है। नेचुरल नंबर, ये नंबर जरूर ध्यान रखना, है सारे छोटे छोटे टर्म होते हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये। नेचुरल नंबर 1 to 0 infinity. 1 टू इंफिनिटी सॉरी। हाँ, जिसको पता है ना डेफिनेशन बताना, 1 टू इंफिनिटी। उसके बाद आपका क्या आता है, इंटीजर नंबर्स। ये क्या होते हैं, 0 नेगेटिव negative पॉजिटिव। 0 टूवर्ड्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंफिनिटी। infinity. हाँ, इधर भी नेगेटिव इंफिनिटी भी होगा ये, और पॉजिटिव इंफिनिटी भी होगा, इंक्लूडिंग 0। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं, अब देखो सोचो अगर हमने ये 6th-7th में पढ़े हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कई बार क्वेश्चन आता है आपको बोलता है एवरेज ऑफ 20 इंटीजर्स इज 0। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव में होंगे, हो सकते हैं और कुछ पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। दोनों को अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव को कट आउट करोगे तो वो 0 बनेगा, बन सकता है। मतलब वो हम एवरेज वाले चैप्टर में प्रॉपर तरीके से करेंगे। बट यहीं अगर उसने वर्ड इंटीजर की जगह अगर नेचुरल नंबर यूज कर दिया ना, नेचुरल नंबर से अगर उसने यूज कर दिया
तो नेचुरल नंबर का एवरेज कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनी नेचुरल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर वुड बी एटलीस्ट मोर देन 1, है ना। तो एवरेज तो जीरो हो ही नहीं सकता उसका। तो इसलिए क्या होता है, हमारे कंसेप्ट कई बार क्लियर होते हैं, टर्मिनोलॉजी की वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो वो काम हमें नहीं करना, तो टर्मिनोलॉजी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा होता है आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आई होप सबको पता होंगे, बोलिए। Two factors. Two factors. One numbers and number itself. yes numbers having exactly two factors, exactly two factors हम बोलते हैं, one and the number itself। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलोगे, क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2. why 2? why not 1? हम बचपन से सुनते आते हैं 1 is neither the prime nor the composite। तो अब आपको कंपोजिट का डेफिनेशन पहले जान लो क्या होता है। More than two factors. More than. मोर देन टू फैक्टर्स। अब हमें आज तक स्कूल में ये तो समझाया वन इज नीदर द प्राइम नॉर द कंपोजिट, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने बोला प्राइम के लिए एग्जैक्टली टू फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट में मोर देन टू होने चाहिए, और जो वन है मेरा नंबर जो है 1, ये तो टू फैक्टर है ही नहीं ना, 2 से लेस है। तो इसलिए ये नीदर द प्राइम नॉर द टू फैक्टर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ना ही मोर देन टू फैक्टर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। उसके बाद एक नंबर होता है कोप्राइम, वो बताओ क्या होता है, जो मैंने अभी जस्ट बताया था। आई थिंक उसे बताने की जरूरत नहीं है कि एनी पेयर ऑफ टू और मोर नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ऐसा नहीं है कि प्राइम कोप्राइम सिर्फ 2 का पेयर होता है, 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है वो। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 नंबर लेता हूँ मैं, 8 25 और बता एक और 9 32. जब 32 में तो 8 आ जाएगा ना ऑलरेडी, कोप्राइम नहीं बन पाएगा ना वो। थर्टी टू में 8 आ जाएगा तो वो कोप्राइम नहीं बन पाएगा। कोप्राइम का मतलब तीनों में ही कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ वो भी ठीक बोल रहे हो वैसे, सॉरी 32 भी ठीक बोल रहे हो, मतलब अगर किसी दो में अगर वो है भी कॉमन और तीसरे में नहीं है तो भी वो कोप्राइम कहलाएंगे आपके ना। यस। तो अगर आप 3 पेयर की बात करते हो तो ये आपस में कोप्राइम होंगे, क्योंकि इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसका है 2 इंटू 2 टू टू जब 2, ये मैंने एक ज़्यादा कर दिया, 3 ही होगा इसमें ना। तो इसका 5 इंटू 5। तो अगर इन तीनों में कॉमन फैक्टर है नहीं कहीं तो ये तीनों आपस में कोप्राइम है, जबकि 8 एंड 32 में कॉमन है, लेकिन वो मैटर ही नहीं करता है। तो जब आप 3 का पेयर देख रहे हो तो अगर आपके तीनों में कॉमन है कोई भी फैक्टर तभी वो सेटिस्फाई करेगा कॉमन फैक्टर वाली कंडीशन, अदरवाइज एक में भी अगर नहीं है ना तो दिस पेयर ऑफ 3 नंबर्स वुड बी कोप्राइम। ठीक है।
यस सर। उसके बाद होता है एक रैशनल नंबर। और एक आपका होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल इरेशनल में मेजर एक मिनट जरा होल्ड। चलिए, तो रैशनल इरेशनल में जो आपका मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है? जैसे रैशनल को अगर मैं बोलता हूँ एक नंबर जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूँ, जैसे रैशनल नंबर जिसको मैं p बाई क्यू में लिखता हूँ where q नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं ये भी तो डिनाई नहीं कर सकता ना मैं कि इसको p बाई क्यू में नहीं लिख सकता। मैं इसको भी तो मैं p बाई क्यू में लिख सकता हूँ और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो तब भी रैशनल हो सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका 22/7 में पाई का वैल्यू होता है, इसको हम इरेशनल बोलते हैं। लेकिन इसमें भी तो p बाई क्यू में लिखा है r q नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इट डजंट मीन कि ये रैशनल हो जाएगा। तो ओनली इस डेटा के बेस पे या फिर ओनली इस फैक्ट के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते ना कि रैशनल और इरेशनल को मैं डिफरेंशिएट करूँगा। उसके बाद एक और जो फैक्ट आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट अगर रेकरिंग नंबर है, जैसे अगर मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ 1/3, 1/6, 1/9, 2/3, तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बट सारे रेकरिंग भी है, इनमें सेम डिजिट रिपीट करता है। 1/3 में 0.33 बेसिकली इस पर बार होता है, 1/6 में 0.16 पर बार होता है, 6 पर बार होता है इस वाले पे, 1/9 में 0.111 इस तरह से चलता है। तो ये सारे क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रेकरिंग होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शंस, बेसिकली रैशनल नंबर्स। और अगर मैं बोलूँ यही फ्रैक्शन अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो तो ये आपका रैशनल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 22/7 का मैं वैल्यू लिखा आपको, पाई 22/7 का वैल्यू चेक करते हो पाई का तो 3.142857 समथिंग समथिंग इस तरह से चलता है। तो खत्म तो ये कभी नहीं होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि रेकरिंग ही नहीं है, सारे डिजिट अलग अलग रिपीट होते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग फ्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक तो ये हो गया, दूसरा मतलब दो बता दिए मैंने। अगर मैं बोलता हूँ आपको एक अंडर रूट में वैल्यू है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप इसको 2 बोल 140 2:1 लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ अंडर रूट में 9 है, आप इसको 3:1 लिख सकते हो। ये सब रैशनल हो सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन वहीं मैं अगर अंडर रूट में 8 डाल देता हूँ तो ये जो आपका ये इरेशनल हो जाता है। √3 √3 हाँ, √3 भी डाल सकते हो आप, √5 भी डाल सकते हो, √2 बेसिकली √2 भी डाल सकते हो। तो ऐसा भी कोई भी एक नंबर जो अंडर रूट में हो और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका क्या होता है ना, आप एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, आप उसका रेंज बता सकते हो
तो जैसे मैंने बोला √5 √5, तो आप बोलोगे ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। रेंज ही बता रहे हो ना, लेकिन एग्जैक्ट अनडिफाइंड वैल्यू होती है इसकी। तो इस टाइप के जो हमारे अंडर रूट वैल्यू होते हैं वो हमारे इरेशनल कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक होता है परफेक्ट नंबर, लास्ट टर्म रह गया बस। परफेक्ट नंबर्स, तो परफेक्ट नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं whose factors sum is equal to the number except number itself। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक नंबर है उसके जब आप फैक्टराइजेशन करते हो, उसका बेसिकली जो जो उसका फैक्टर है उनका अगर आप सम करते हो तो वो सम अगर उस नंबर के इक्वल है एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ वाला फैक्टर हटा के, तो वो आपका परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 1 2 3 6। 6 नंबर इटसेल्फ वाले को कट करो, इनका सम कर दो। So if this is equal to 6, then it's a perfect number. And very rare number are perfect. और मतलब 6 के बाद आपका 28 होता है, तो 28 का भी आप करोगे तो फैक्टर क्या होता है? 1 2 4 7 14 इसको कट करो 28 वाले को 28 और बाकी का आप सम करके देखो, yes you will get your answer। तो 14 + 7 21 और 4 25 27 1 28। तो आपको ना मेनली डेफिनेशन पार्ट याद होना चाहिए व्हाट इज परफेक्ट नंबर, कि जिसके फैक्टर्स का सम नंबर इटसेल्फ वाला फैक्टर हटा के अगर उस नंबर के इक्वल है देन इट्स अ परफेक्ट नंबर। क्योंकि कई बार डेफिनेशन पार्ट में आता है और नंबर्स बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि देता है, क्योंकि बहुत कम नंबर है जो परफेक्ट होते हैं आपके ना। 6 के बाद 28 है, 28 के बाद शायद 496 होता है, yes मुझे कितना बड़ा गैप है। और इसके बाद ना आफ्टर 8000 होता है सीधे 8100 समथिंग 96 पता नहीं ऐसे करके कुछ है। फिर उसके बाद सीधा 28000 पता नहीं 36000। तो वेरी रेयरेस्ट नंबर आर परफेक्ट नंबर्स। और आपको डेफिनेशन पार्ट बताना चाहिए बस। अब जैसे ना जब हमने फ्रैक्शन का सारा कुछ जान लिया तो हमें फ्रैक्शन का एक चीज़ और पता होना चाहिए कि आप फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अरिथमेटिक में आता है वो ये आता है कि एडिशन में ना अगर आपका अच्छे से वो कैच करता है तो उससे ना थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी टाइम की एफिशिएंसी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। आपको किसी क्वेश्चन को जो आप 2 मिनट्स में सॉल्व करते हो वो आपका 30 सेकंड में भी सॉल्व होता है। तो जैसे फ्रैक्शन मैंने बताया 2 टाइप्स होते हैं, जनरल फ्रैक्शन और एक आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो नॉर्मल फ्रैक्शन की जब बात करूंगा मैं, नॉर्मल फ्रैक्शन के एडिशन की बात करता हूँ, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपको बेस 2 नंबर के सेम मिल रहे हैं 3/7 + 3/7, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर्स का एडिशन कर देना सिर्फ। तो 3/7 जो है डायरेक्ट उठा के 6/7 हो जाता है, वेरी इजी। वहीं अगर इन्हीं फ्रैक्शन में दो अलग नंबर हो, जैसे एक बोलता है 3/5 और एक बोलता है 3/4, तो हालांकि न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर अलग होने से
आप इनको ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ओरिजिनल नंबर के कितने पार्ट्स हैं वो कौन डिपिक्ट करता है, आपका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के अगर पार्ट्स अलग हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इनको सेम बनाना पड़ता है इन दोनों को। और सेम बनाने के लिए हम क्या आज तक करते आए, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम से आप एडिशन करते हो तो 5 और 4 का एलसीएम बनता है 20। तो यहाँ पर अगर इंटू आपका 4 है तो इधर भी इंटू 4 होगा, यहाँ इंटू 5 है तो यहाँ भी इंटू 5 होगा। तो 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5 12 प्लस में 15 इज इक्वल टू 27/20। और 27/20 को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि मैंने बोला न्यूमरेटर आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या बनेगा ये 17/20। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मली हम करते आए हैं, लेकिन ये चीज़ ना आपको मिक्स फ्रैक्शन में बहुत हेल्प करेगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे जो इलीगल पे एलसीएम लेना शुरू कर देते कि एलसीएम 7 होगा, ऊपर 3 + 3 होगा तो 6/7 हो जाएगा। अरे इतना क्यों करना, जब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि वो 6/7 हो जाएगा, क्यों इतना स्टेप बनाने के लिए 4-5 सेकंड भी खराब करने अपने ना। ठीक है, अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। तो मिक्स फ्रैक्शन का भी यही हिसाब है। तो जैसे बोला मैंने 5/4, हालांकि 5/4 तो होगा नहीं, ये 6 1/4 बन जाएगा। तो मैं इसे 5/14 कर देता हूँ। प्लस में 5 9/14 कर देता हूँ। 9 मत रखो, इसको ज़्यादा रखना, 9 10/14 रख देता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो नॉर्मली जो एडिशन करते हैं ना फ्रैक्शन में, लोग क्या करते हैं 14 5 जा 70 + 5, तो 75/14। और फिर इसको चेंज करते हैं 14 5 जा 70 + 10 80/70। तो इतना सारा कुछ करने का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि पहले इसको चेंज करो फिर इसको चेंज करो। तो क्या करते हैं, फिर इसको 75/14 लिखते हैं, इसको 80/14 लिखते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, 80 + 75 होता है 155/14। फिर इनको डिवाइड करने के बाद वो बना के खड़ा करते हैं ये नंबर 11/14। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें इतने स्टेप किए मैंने अगर आप इसको डायरेक्टली करोगे तो आप क्या करो, इंटीजर वाला पार्ट अलग ऐड कर लो जो 10 होता है। ठीक है, और ये आप अलग ऐड कर लो फ्रैक्शन वाला जो 15/14 होता है। तो आप इससे एक 1 निकल जाएगा 14/14 का, और 1/14 अलग हो जाएगा। इस 1 वाला जो इंटीजर वाला पार्ट है उसे इसमें लेके चले जाओ तो ये बनेगा 15 1/14। ये चीज़ ना आपको छोटा नंबर है 14 × 5 तो आपने बड़े इजीली कर लिया, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ आपको। लेकिन आप सोचो ना, अगर यही नंबर आपको देता 85 61/66 प्लस में 5 5/66 या 55/66, तो अगर इस तरह का आपको नंबर दे रहा है तो आप सोचो ना, इसको प्रॉपर में ही कन्वर्ट करने के लिए आपको इतना टाइम लग जाएगा, इतने में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो आप 86 पहले 66 × 85 करोगे, फिर प्लस में 61 करोगे तो ये चेंज होगा फिर 66 × 50 करोगे, प्लस में 5 करोगे, फिर ये चेंज होगा प्रॉपर में ना। उससे अच्छा आप क्या करो, पहले इंटीजर वाला पार्ट ऐड करो। 85 + 50 कितना हो गया 135। और फिर क्या करो 61 + 5 करो तो 66/66 हो रहा है, और ये बनता है आपका 1, तो आंसर वुड बी 136। देखो कितना आसान हो जाता है करना। तो 15 1/14 कैसा आया प्रांजल? ये मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप भाई 5 तो इसमें इंटीजर है, 5/14 फ्रैक्शन है। तो आप क्या करो ना, इंटीजर वाला पार्ट अलग ऐड कर लो, फ्रैक्शन वाला अलग ऐड कर लो, साथ में ऐड कर दो उसको ना। तो ये
आया 10 15/14 आया था मेरा। तो 10 15/14 जब मेरा आया तो मैंने बोला आपको कि फ्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी बोला था भाई 10 15/14 है। तो मैंने बोला कि 15 कभी बड़ा होना ही नहीं चाहिए न्यूमरेटर से, क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई ना, रिमाइंडर आपका डिवीजर से बड़ा हो गया। और 15/14 में दिखता है ना 14 वन टाइम कट जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा ना। तो ये 1/14 बन रहा है। इस वाले 1 को 10 में ऐड कर दो क्योंकि ये इंटीजर बन चुका है। तो ये बन जाएगा 11 1/14। सॉरी, हाँ मैंने 15 लिख दिया गलती से। ओके 11 1/14 बनेगा। हाँ ऐसे कभी मिस्टेक हो जाया करे ना लिखने में या फिर कभी उसमें ना, तो बता दिया करो आप लोगों ने। सही है, चलते हैं आगे। ये एडिशन का समझ आया सबको? प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे आप करते हो, सेम बेस वाला कैसे करते हो, डिफरेंट बेस वाला कैसे करते हो, ठीक है। उसके बाद आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हो। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बताया आपका ये तो सेम बेस वाला है। अगर यही क्वेश्चन आपका डिफरेंट बेस वाला होता तब भी आप क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट अलग ऐड करो, फ्रैक्शन अलग करो। जैसे आपको बोलता है 5 4/9 प्लस में 3 3/7, तो 5 और 3 को अलग ऐड कर लो, 8 तो अलग ही रख दो। और फिर आप जो 4/9 प्लस 3/7 है ना, इनको एलसीएम वाली अप्रोच से ऐड कर लो। तो ये क्या बनेगा 4/9 प्लस 3/7, एलसीएम होगा इसका 63। यहाँ पर इंटू 7 तो यहाँ भी इंटू 7, 28 प्लस में यहाँ इंटू 9 तो यहाँ भी इंटू 9, 27। ये हो गया आपका 55/63। कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं दोनों में अभी, तो आप इसको, अभी न्यूमरेटर छोटा भी है तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया ना। तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ उठा के रख दोगे 8 के साथ, ये बन जाएगा 855/63। फिर एक कंसेप्ट होता है सब्ट्रैक्शन का। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वही वाली बात है कि एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन वाली देख रहा हूँ मैं, तो जैसे बोला मैंने कि 9/15 माइनस 4/15, तो दोनों का बेस सेम है, फिर सिर्फ 9 में से 4 माइनस कर दो तो ये दिस वुड बी 5/15 और ये बनेगा आपका 1/3। ये तो डायरेक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर बेस अलग हो, जैसे बोला 3/5 माइनस 1/3, तो उसमें भी क्या करते हो आप, बेस सेम बनाते हो। तो एलसीएम वुड बी 15, ये वाला इंटू 3, ये इंटू 5, ये भी इंटू 5, ये इंटू 3। तो ये 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/15। तो उस केस में ये आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो यही है कि अगर आपको डायरेक्टली दिखता है तो न्यूमरेटर वाले पार्ट माइनस कर दो, जैसे हमने एडिशन में किया था। इसमें क्या है, अगर बेस अलग थे तो एलसीएम लेके बेस सेम बना लिया, उसी के रिस्पेक्ट में आपको न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएंगी दोनों को। जब बेस सेम बन जाता तब तो डायरेक्टली माइनस कर दो, 4 माइनस 15, सॉरी 4/15 आ जाएगा आंसर। इसी के उसमें एक होता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आप करते हो। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे मैंने बोला 100 माइनस 62/3, तो आप लोग क्या करते हो कि पहले 100 में से 6 माइनस करो, तो 100 माइनस 6 क्या तो बचा है 94।
अभी ओनली 6 माइनस किया तो 94 बचा, 94 में से 2/3 और माइनस करना पड़ेगा। अब 2/3 तो 1 से छोटा है ना, ये वाला जो 2/3 है 1 से तो छोटा ही है। तो आप क्या करते हैं, इसको 93 को अलग रख लेते हो, इस 2/3 को ना सिर्फ 1 में से माइनस करते हो, तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा फिर। तो 1 माइनस 2/3 करोगे तो ये 1/3 बचेगा, और यहाँ 93 है ही, तो दिस वुड बी 93 1/3। ठीक है। आप इसको एक चीज़ से और भी कर सकते हो कि आपने इसको 100 में से पहले 6 माइनस किया तो ये बचा 94, और आपको इसमें से 2/3 और माइनस करना है। तो आपको ये तो पक्का पता है कि 94 और 93 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है। ठीक है, 2/3 इज लेस देन 1 ना, लेस देन ए होल, फ्रैक्शन है तो लेस देन होल होगा। अब देखो बेस में कितना वैल्यू इसके 3 है, तो आप इसको ना 3 में डिवाइड कर लो, इस नंबर लाइन पे ऐसे करते हैं। आपने 3 में डिवाइड किया तो ये 1/3, ये 1/3 और ये वाला 1/3। ठीक है, आपको इसमें से कितने माइनस करने हैं, 2/3। एक ये वाला कट कर दो, एक ये वाला कट कर दो, ये आपका आंसर बच जाएगा 93 1/3। ठीक है, वैसे ही अगर आपको ऐसा कोई केस आता है, जैसे आगे मैं बोलूँ 93 1/3 में से ही मुझे फिर 6 2/3 माइनस करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, अब आपका ये 1/3 लेस देन 2/3 है ना, तो 1/3 में से 2/3 माइनस करेंगे तो माइनस में आता है, लेकिन माइनस में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 93 एक बड़ा वैल्यू है 6 से। तो उस केस में आप क्या करते हो कि आप इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हो, 93 1/3 माइनस इसको भी 1/3 के फॉर्म में लिख लेते हो, 6 1/3 1/3, 2 टाइम्स है ना इसमें 1/3, और इसमें 2 में से 1 काट दो, ये वाला अब बच गया 93 माइनस 6 1/3। 93 में से 6 गया तो 87, 87 में से आप 1/3 माइनस करोगे तो अगेन ये वही होगा नंबर लाइन पे, 87 और 86 के इन बिटवीन आएगा। दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/3। अब आपको सिर्फ एक माइनस करना है, तो ये वाला इतना आपका बच जाएगा 86 2/3। आंसर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका जो थोड़ा सा प्रोसेस है ना वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। चले नेक्स्ट। अब जैसे हमने एक टेबल बनवाते हैं परसेंटेज का, और वो टेबल आपको ना बहुत अच्छे से हेल्प करेगा परसेंटेज वाली क्लासेस में ना। जैसे मैंने अभी फ्रैक्शन किया है, वो फ्रैक्शन से ही टेबल ड्राइव होगा वो ना। तो जैसे मैं बोलूँ कि आपका मेरे पास ना एक पिज़्ज़ा है सपोज करो खाने के लिए, मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया 1/2 1/2 में। तो जब भी मैं होली की बात करता हूँ तो वो क्वांटिटी के टर्म में जो है ना, मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 पिज़्ज़ा है, और उसी को मैं परसेंटेज के टर्म में क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक होल क्वांटिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ठीक है, अब जब मैंने उस पिज़्ज़ा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पर 1/2 1/2 में किया, तो मुझे परसेंटेज को भी तो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैंने क्वांटिटी को 1/2 1/2 कर दिया, तो परसेंटेज को भी तो मुझे 1/2 1/2 में ही बांटना पड़ेगा ना। तो दिस वुड बी इक्वल टू 50%।
तो जहाँ भी आपको 1/2 का रेशो कभी भी मिलता है, आपको परसेंटेज पूछा हो और हमेशा कभी भी 1/2 का रेशो मिल जाए, तो दिस वुड बी ऑलवेज इक्वल टू आपका 50%। जैसे अब 1/2 की बात कर रहा हूँ मैं, 1/2 चाहे आपका ये वाला 1/2 हो, चाहे आपका 2/4 हो, चाहे आपका 15/30 हो, चाहे 8/16 हो, चाहे 25/50 हो, है ना, चाहे आपका 5000/10,000 हो, ये सारे रेशो तो 1/2 के बन रहे हैं ना, ये इस तरह से। और जब जब आपको 1/2 के रेशो मिलेंगे, आपकी वैल्यू जो है वो 50% रहेगी। तो आप इससे क्या करोगे, आप बोलोगे अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू 50%। अगर मैं 2/2 पिक करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू 100%। क्योंकि एक पीस की वैल्यू अगर मैं 50% दे रहा हूँ इसकी, अगर मैं 50% दे रहा हूँ तो दो की मिला के तो 100 बनेगी ना डेफिनेटली। और इसी में अगर मैं एक पार्ट और डाल देता हूँ 1/2 का, दैट इज 3/2, तो दिस वुड बी 50%। क्योंकि मैंने 3/2 का मतलब क्या हुआ, आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो 1/2 बनता है। तो एक 1 तो होल हो गया, तो ये तो 100% हो गई ना, और 1/2 की वैल्यू 50% और है, तो दिस वुड बी 150%। वैसे ही अगर मैं इसको, इसी पिज़्ज़ा को अगर मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ, ये आपका बनेगा 1/3, 1/3 और 1/3। तो मुझे 100 को में बांटना पड़ेगा, और जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे, 100/3 करोगे, तो आपका फ्रैक्शन बन के आएगा 33 1/3%। डेसिमल में तो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, लेकिन होता क्या है बड़े सारे एग्जाम में, तो आपकी वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में आती है, और जब आपकी फ्रैक्शंस की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो ना, वो फिर भी इजी होता है, लेकिन डेसिमल की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनिशियली ना आपको पहले फ्रैक्शन में लेके चलता हूँ, और कभी अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो यू कैन डू वेरी इजीली। ठीक है, तो जब मुझे 1/3 का वैल्यू मिला 33 1/3%, तो 2/3 का कितना मिलेगा, इसका डबल 66 2/3%। 3/3 का कितना मिलेगा, 3/3 तो होल ही होता है पहले ही, तो 3/3 जो होगा आपका होल होता है तो 100% होगा। 4/3 का कितना मिलेगा, 4/3 होता है आपका 1/3, 1 का वैल्यू 100% और 1/3 का 33 1/3%। तो टोटल बनता है ये 133 1/3%, 4/3 का वैल्यू। समझ आ रही है बात, मैं जो टेबल समझा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, आपकी मतलब एफिशिएंसी को बहुत इम्प्रूव करता है ये ना। अदरवाइज तो वैसे भी आप निकाल सकते हो परसेंटेज, पर ये वैल्यूज आपको याद होती है ना, जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व करते हो ना, वो 2 सेकंड में आपको वैल्यू याद होगी तो हो जाता है। जैसे आप सोचो ना, मैं बोला अगर फाइंड 33 1/3% ऑफ 24, और वैसे तो लोग इसे चेंज करने में लग जाते हैं, तो 33 1/3 को चेंज करने लगो, पहले लिखो 100/3% ऑफ 24, उनको सबको सॉल्व करके आंसर लाएंगे वो। और मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको पता है 33 1/3% अगर 1/3 होता है, तो आप 24 का डायरेक्ट 1/3 कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। Yes, sir. चलिए, इसको टेबल को आप लोगों को बनाना है, पता है, मैं अभी और एक दो बना के दिखाऊंगा, फिर उसके आगे आप लोग बनाओगे। अब जैसे अगर इसी नंबर को मैं 4 में डिवाइड करूं, इस तरह से 4 में इक्वल में करूं,
तो इस तरह से बनेगा 1/4 1/4 1/4 1/4। तो वैसे परसेंटेज को भी मुझे 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है, तो जहाँ भी आपका 1/4 आया आप तुरंत बोलोगे 25%, जहाँ आपका 2/4 आया वहाँ आप बोलोगे 50%। सर कैसे हुआ 1/4 का 25% कैसे आया? मतलब जैसे इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया ना, हाँ तो परसेंटेज के टर्म्स में तो 100 को 4 में डिवाइड करोगे ना। हाँ 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 सर ठीक है। परसेंट का मतलब ये होता है, देखो मैं वर्ड का मतलब समझा दूँ। परसेंट, सेंट ड्राइव हो आपका सेंचुरी से, तो मतलब ईच सेंचुरी पे काउंट होने वाला कोई नंबर इस परसेंट। तो जब भी आपको ये तो उसमें चला रहा है ना, ये होल क्वांटिटी में, अगर ये 1/4 होगा तो परसेंटेज के टर्म में आप उसको 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25%। तो 1/4 जब भी आएगा 25%, 2/4 50%, 3/4 आपका 75%, 4/4 आपका होल बन जाएगा 100%, और 5/4 आपका 125%, क्योंकि ये कितना होता है 1/4 होता है। इसमें 1 आपका 100% वैल्यू रखेगा, 1/4 आपका 25 रखेगा, और आप दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको जब 5 में करोगे तो ये 1/5 में बनेगा। तो यहाँ परसेंटेज के टर्म में 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 20%। तो जहाँ भी आपको 1/5 का रेशो मिलेगा आप बोलोगे 20%, 2/5 40%। वो कुछ नहीं रहा, इसमें एक एक पार्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे परसेंटेज का एक एक पार्ट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ एक और पार्ट बढ़ा के मैं 3/5 करूँगा, परसेंटेज का एक और पार्ट बढ़ा के 60% कर दूँगा। फिर एक और पार्ट बढ़ा के मैं 4/5 करूँगा, परसेंटेज का एक और पार्ट बढ़ा के 80% कर दूँगा। उस तरह चल रहा है, एडिशन में चल रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही एडिशन बता दिया था। ऐसे 5/5 जो है वो 100% और 6/5 जो है वो 120%। तो आपको करना क्या है, जो टेबल आप बनाओगे होल तक लेके जाना है, 1 पार्ट से स्टार्ट करके, जैसे 1/5 2/5 3/5 4/5, फिर होल तक लेके जाके उसका एक आगे तक लेके जाना है, एक पार्ट तक ना। दिखता है ना, यहाँ से भी आपको प्रूव हो रहा होगा, जो मैंने पीछे बताया था न्यूमरेटर आपका छोटा क्यों होता है फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी। तो ये तो 6/5 तो एक होल क्वांटिटी से बड़ा हो गया ना, तो डेफिनेटली परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा ही आएगा इसका 100 से। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टेबल को बनाओगे। अब देखना, मैं अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ, अभी थोड़ा सा अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं फ्रैक्शन से रिलेट करके, तो मैं थोड़ा सा परसेंटेज के ही क्वेश्चन एक दो डालता हूँ। जैसे परसेंटेज के मैं एक दो तरीके बता दे रहा हूँ आपको निकालने के, कैसे निकालते हो आप। जैसे मुझे कोई भी एक नंबर गिवन है, सपोज करो इस तरह से 35798, तो दिस नंबर अपनी वैल्यू में तो 100% ही रखेगा ही। भाई कोई भी नंबर अपने में 100% ही होता है ना। अगर आप इस नंबर का, इफ यू वांट टू फाइंड 10% ऑफ द सेम नंबर, आपको जस्ट क्या करना है, 35798 को जस्ट एक डेसिमल अंदर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, आपको इसी नंबर का अगर 1% फाइंड करना है, तो आप इसी नंबर का 35798 का 2 डेसिमल अंदर शिफ्ट कर देंगे। अगर इसी नंबर का आपको 0.1% फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 35798 में 3 डेसिमल अंदर शिफ्ट कर देंगे। और आप देखना इन 4 चीज़ों से जो मैंने यहाँ बताई आपको, परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, प्लस वो टेबल भी हेल्प करता है वहाँ पर ना। अब जैसे अगर आपको कोई पूछे 99% और 4545, अब सोचो बहुत से लोग ये शुरू कर देते हैं 99/100 इंटू 4545। अब
तुम सोचो इसको यहाँ से हटा के या तो आप यहाँ डेसिमल लगाओगे या फिर आप यहाँ डेसिमल लगाओगे, ठीक है। अब आप सोचो आपको कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा टू गेट द आंसर, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये अप्रोच पता है कि हाउ टू फाइंड 1%, तो अगर मैं 100 में से 1% का वैल्यू माइनस करता हूँ तो मुझे 99 का मिल जाएगा ना। क्या बोल रहे हो? हेलो, समझ आ रही है बात? मैं बोला 99% निकालने की बजाय अगर मैं बोलूँ आपको 1% माइनस कर दो आप होल क्वांटिटी में से, तब भी तो 99% निकल जाएगा ना। अब आपको पता है होल क्वांटिटी जो है मेरी, जिसको मैं 100% बोल रहा हूँ, वो है मेरी 4545। मेरी होल क्वांटिटी मेरी 4545। इसमें से माइनस अगर आप इसके इसी का 1% करोगे तो डेसिमल कहाँ लगता है? यहाँ इधर 1% निकालने के लिए 2 प्लेसेस के बाद लगता है, ये ध्यान रखना। मतलब 10% निकालने के लिए 1 प्लेस के बाद, 1% निकालने के लिए 2 के बाद, 0.1% निकालने के लिए 3 प्लेसेस के बाद। तो यहाँ से जो है ना 1/10 का चेंज होता है 1/10 का। तो यहाँ भी आप इसका 1/10 करते जा रहे हो, तो इसका 1% कितना होगा? 45.45। आप इसको माइनस कर दो, दिस वुड बी योर आंसर। तो इस अप्रोच से ना बड़ी सारी जगह मेरे लिए इजी हो जाता है। अब जैसे आपको कोई बोला फाइंड 52% ऑफ 920, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसमें 1% निकालूंगा या 10% निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें 50% प्लस में 2% अगर कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। 50% के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्वांटिटी को हाफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका हाफ कितना होगा? 920 का 460, और प्लस 2% कितना होगा? 1% इसका होगा 9.2, और 2% इसका डबल हो जाएगा 18.4। तो आप इसमें 18.4 ऐड कर दोगे, दिस वुड बी 478.4। बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। सर ये 2% वाला एक बार दोबारा बताना। 50 का तो हाफ हो गया, बट ये हाफ हो गया 2% ना। का 2 के लिए हम 1% निकाल के उसका डबल कर सकते हैं ना। तो 920 का 1% कितना होगा? 920 का, जैसे यहाँ 10% के लिए डेसिमल यहाँ लगता है, 1% के लिए यहाँ लगेगा, ठीक है। तो 1% अगर 9.2 है तो 2% कितना होगा? इसका डबल 18.4, तो वो मैंने यहाँ ऐड किया 18.4। और ऐसा नहीं है ये आपको बड़ी सारी जगह हेल्प करता है। अगर मैं आपको ये भी बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ 24% ऑफ 96, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसका नियरेस्ट अगर आपको कोई टेबल से दिखता है तो सबसे पहला काम वो करना है हमें। हमें पता है इसका नियरेस्ट 25% होता है, जो सीधा 1/4 होता है। तो आप क्या करो, 96 का 1/4 कर दो, कितना होता है? 24। ये होती है आपकी 25% की वैल्यू। आपको निकालनी कितनी है? 24% की वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसका 1% माइनस करोगे। तो 10% के लिए डेसिमल यहाँ लगता 9.6 होता है, 1% के लिए यहाँ लगेगा, and this would be 0.96. So 24 minus 0.96, and this would be is equal to 23.04. ये आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ ना आपको बड़ी सारी जगह पे हेल्प करेगा, पता है। मतलब वर्बली आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देते हो परसेंटेज के, और जब परसेंटेज आपको वर्बली कैच होने लगे
तब आपको DI में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है, क्योंकि सर DI बताइए। जब हमने 96 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 24 वैल्यू आया, तो फिर उसको इक्वल्स टू 25% कैसे हुआ? 1/4 का वैल्यू 25% के इक्वल होता है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 96 का मुझे क्या करना है, 24% ऑफ 96 करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली 24 की जगह ना इसका 25% ऑफ 96 कर ले रहा हूँ। 25% तो 1/4 होता है ना, जो हमने हाँ पीछे टेबल से किया था। हाँ तो 1/4 ऑफ 96 बन जाएगा ना ये चीज़। हाँ हाँ, ठीक है। तो इससे 25% की वैल्यू जो है वो 24 आ जाएगी, और उसमें से मैंने 1% की वैल्यू माइनस कर दी, जो मेरी 0.96 थी। तो 0.96 आप माइनस करोगे, 23.04 ये आंसर। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी आ रहा है तो प्लीज़ पूछो, अच्छा होता है पूछना। मुझे पता है डाउट बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, और सही रहता है कि आप लोगों को अभी अगर क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है ना। चलिए, अब अगर जैसे मैं सपोज करो बोला कि कोई ऐसा नंबर आ गया जहाँ पर आपको इस तरह से परसेंटेज फाइंड करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे कोई बोला आपको 62.5% ऑफ 9777, तो ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा इसी अप्रोच से करना जो मैंने बताई है। तो वहाँ पर आप लोग अगर दिखता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है तो आप 62.5/100 इंटू 9777 भी कर सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में, मतलब मोर देन 67% केसेस में आपकी वैल्यूज़ जो है वो उतनी कंफर्टेबल होती हैं कि आपको बड़े इजीली कैच हो जाते हैं उनके, वो इस तरह से प्रोसेस करना आपको ना। और अगर इसी मेथड से करना हो 62.5 वाला तो उसको कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। हाँ नहीं, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप 50 कर लो, ठीक है, 10 कर लो, 2.5 कर लो। 50 हाफ होता है, हाफ कितना होगा, 977 का डेसिमल में आएगा। तो अगर आप 977 का हाफ कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 2 करके बताओ कितना आएगा। 488.5 और 8 488.5 ये बराबर लगा कुछ 4888.5 हाँ 4888.5 ना। तो ये तो आ गया 4888.5। 10% के लिए 97.7 हो जाएगा, या डेसिमल लग जाएगा। 10% हो गया आपका 97.5, ठीक है। 2.5% जो है वो 10% का 1/4 होता है, ये दिख रहा है ना। हाँ इसका 1/4 कर दो आप, 1/4 ऑफ 977.5। तो इसलिए मैं बोला कि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव जब ज़्यादा हो जाता है वहाँ आपको दिखता है, तो वहाँ डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो 62.5/100 इंटू 977.5। एक बात तो ये है। दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि दिस 62.5% जो है वो ओरिजिनल के एस्पेक्ट में जो 5/8 वैल्यू रखता है। जब आप टेबल बनाओगे ना 1/8 की, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, ठीक है, तो वहाँ पर एक वैल्यू आएगी 62.5% और वो आएगी 5/8 के उसमें। और वो चीज़ आपको जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करने लगोगे तो क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हो ऐसा प्रांजल, कि आप 50% देख लो और फिर आप जो है 25% का हाफ कर दो। प्रांजल का कहना है कि अगर हमें 62.5% देखना है, और बिल्कुल देखो आपको क्या करना है, आपको द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन वो ढूंढना है। और वो हर अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आप 50% और 25 का आधा भी कर सकते हो।
50% तो 1/2 होता है और ये 1/8 होता है। 50 + 50/4 भी कर सकते हैं। 50 + 50/4 भी कर सकते हो, 1/8 ही बनेगा ना। तो इन दोनों को आप अल्टीमेटली ऐड करोगे, दिस वुड बी 5/8। तो जहाँ से आपको इजीएस्ट लगता है ना किसी आंसर तक पहुँचना, वैसे पहुँचना चाहिए आपको ना। तो बहुत सारी अप्रोचेज हो सकती हैं इसको सॉल्व करने के लिए 62.5 को। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इधर आपके जैसे 60 और 70 के बीच की बात करता हूँ मैं। तो या तो नियरेस्ट टू 60 होगा या फिर नियरेस्ट टू 70 होगा, ठीक है। वैसे ही ऊपर वाले की बात करते हैं 70 में। मैं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके करता हूँ उसका। अगर आपको बोलता है फाइंड 85% ऑफ 450, तो 85% ऑफ 450 फाइंड करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप 50 निकाल सकते हो, 25 निकाल सकते हो और 10 निकाल सकते हो। ये पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। आप 50 निकाल सकते हो, ठीक है, 30 निकाल सकते हो और 5 निकाल सकते हो। आप 100 - 15% माइनस कर सकते हो, ठीक है। आप 3/4 का वैल्यू निकाल सकते हो जो 75% होता है, प्लस इसमें 10% कर सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन मुझे जो इन सब में सबसे इजीएस्ट दिखता है ना चारों में, वो दिखता है ये वाला। आप जस्ट 15% का वैल्यू फाइंड करो, मतलब 10 + 5% का वैल्यू फाइंड करो और उसको टोटल में से माइनस कर दो। तो 10% कितना होगा 450 का 45, 45 5% उसका हाफ होगा 22.5, 22.5 दोनों को ऐड करो 67.5, ठीक है। तो 450 माइनस 67.5 आप कर दो 382.5 तो 382.5, दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। अब परसेंटेज में थोड़ा सा जो एक चीज़ बताने को रह गया है वो ये है कि परसेंटेज की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने क्या करा हुआ है उनको थोड़ा सा ना सिंपलेस्ट फॉर्म में ना डिवाइड किया हुआ है, 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है मैंने ना, ताकि आप लोग आगे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड उन्हीं 3 प्रॉब्लम से सॉल्व होता है। तो उन 3 प्रॉब्लम को अगर आप डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करोगे तो आपका एक्यूरेसी का जो वो है ना प्रोबेबिलिटी, वो पूरा बिल्कुल अच्छा रहेगा आपका ना, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है उससे ना। तो मैं 3 प्रॉब्लम लिख रहा हूँ और आप स्पेशली इस पर ध्यान दोगे तो परसेंटेज के क्वेश्चन गलत होते ही नहीं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपका जब आपको पूछता है कि फाइंड सम परसेंटेज, जो हम अभी तक कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन में, जब पूछता है आपको फाइंड, सपोज करो उसने बोला था कि 85% ऑफ 450, ठीक है। तो इधर या तो आप उस तरह से कर सकते हो जो हमने करे 3-4, उससे मैंने कॉम्बिनेशन से बना के किया और मैंने 100% माइनस 15% किया तो मेरा आंसर आ गया। तो आप तो या तो उससे कर सकते हो या फिर आप क्या करते हो 85/100 इंटू 450। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैच में नहीं आ रहा है तो आप उस तरह से ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप उसको ना। और इस 85/100 इंटू 50 का आपको दिख रहा होगा 85% ऑफ 450, ठीक है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्या है, नंबर गिवन है, ठीक है, उसका परसेंट पार्ट गिवन है। आपको फाइंड क्या करना था इसमें, जो अपना परसेंट पार्ट है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ अ पार्ट। ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपका होता है वहाँ होता है जब आपको पूछता है कि 16
is what percent of 24? अब इसमें क्या है, आपको नंबर गिवन है, पार्ट गिवन है, आपको पूछा क्या है उसने, पार्ट का परसेंटेज क्या होगा। भाई तीन ही चीज़ें होती है ना हमारे पास, मेरे पास एक नंबर है, मैं उसका कुछ परसेंटेज फाइंड करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, वो ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले में मेरे पास वैल्यू गिवन है, वो नंबर गिवन है, मुझे देखना वो कितना परसेंटेज कैरी करता है वो नंबर। तो उस केस में आप क्या करते हो, 20 सॉरी माउस हाँ, उस केस में आप क्या करते हो, 16 इज व्हाट पार्ट ऑफ 24 और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कर देते हो। दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और अगर आप इसको टेबल यूज करके भी करोगे तो 16/24 जो है वो 2/3 होता है, और परसेंटेज टेबल के अकॉर्डिंग 2/3 की वैल्यू होती है 66 2/3%। ठीक है। अब अगर आप थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे जाते हो, तीसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपका होता है वो होता है जब बोलता है इफ 35% of a number is 49। ठीक है, तो पूछता है व्हाट इज द नंबर। तो आप उस केस में क्या करते हो, यहाँ क्या गिवन है आपको, पार्ट परसेंट गिवन है, यहाँ आपको गिवन है पार्ट की वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, नंबर। अब आपको तीनों प्रॉब्लम में बिल्कुल अलग अलग ही डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि पहले क्वेश्चन में हम क्या निकालने वाले थे, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या निकालने वाले थे, और थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालने वाले थे। अब जैसे इसमें बोला तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँगा कि अगर 35% ऑफ ए नंबर इज 49, अगर आपका 35% जो है वो 49 है, 1% कितना होगा, 49/35। ठीक है, और इसी को जब मुझे 100% में कन्वर्ट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 49/35 इंटू 100, दिस वुड भी कितना आएगा, ये 140। ठीक है प्रतीक, सर। समझ आ रहा है ना सब। यस सर, चलो सारी यादें ताज़ा कर दी आपने। सारी यादें ताज़ा हो गई ना, इस पे तो हो ही जाती है, पीपीटी पे ना, पता वो चीज़ आ नहीं रही थी मज़ेदार है ना, मुझे लग रहा था स्टूडेंट्स को भी कैच हो नहीं पा रहा था उतने अच्छे से ना। चलो अभी एक चीज़ और ताज़ा करते हैं तुम्हारी। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा था आप सब लोगों से जो पुराने नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल कि इन तीन प्रॉब्लम को अगर आप डिफरेंशिएट करके कोई भी क्वेश्चन पिक करते हो, आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ये जो पुराने बच्चे हैं उनसे बहुत अच्छे से सीख सकते हो आप। प्रतीक कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, परसेंटेज चैप्टर के ये 3 प्रॉब्लम है, जिस इन तीनों प्रॉब्लम पे अगर आपने कमांड पा ली तो परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से हो डन जाएगा। हो और गया। अगर परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया तो परसेंटेज पूरे पूरे क्वांट सेक्शन का 50% तुम्हारा बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी तरह का एप्लीकेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट कीप इन माइंड ऑफ दिस 3 प्रॉब्लम कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। आइदर वो आपको पूछेगा कि ओरिजिनल नंबर का परसेंटेज क्या है, ठीक है, या फिर वो आपको एक
पूछेगा नंबर फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, या फिर वो आपको पूछेगा कि कोई परसेंटेज का वैल्यू गिवन होगा, उसका होल क्वांटिटी निकालना होगा। ठीक है, और इन 3 वैल्यू के अलावा आपको परसेंटेज में इससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। नो डाउट कि आपको जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट तरह की वेरिएबल्स प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे चल के हम एप्लीकेशन वाला पार्ट कराएंगे परसेंटेज का। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा प्रीमियम से भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ इलेक्शन से भी कंसेप्ट होते हैं, मिक्सचर के भी होते हैं, वेन डायग्राम के भी होते हैं, कम्युनिटीज में सर्वेज होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन सब क्वेश्चंस का जो कंक्लूजन जाके जो निकलेगा ना, वो इन्हीं 3 प्रॉब्लम के ऊपर जाके निकलेगा, जहां आपको एक्चुअल में जो सॉल्व करना होगा वो इन्हीं 3 प्रॉब्लम के बेस पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस वाले लेक्चर को आप दोबारा रिविजिट करके, हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, आप रिविजिट करके इसको देख सकते हो अगेन ना। तो अब बताओ मुझे कोई डाउट अभी तक अगर किसी को आया तो बताइए प्लीज। श्वेता श्रीवास्तव कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नहीं सर, नहीं है कोई डाउट। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है किसी भी तरह का? अब प्रांजल कुछ कह रही है। प्रांजल बताइए। Anyone who want to say anything? अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करना, मैं एक शीट आपको भेजूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शंस के रिलेटेड है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन परसेंटेज के भी हैं। वो शीट आप लोग सॉल्व करना, और कल क्लास नहीं होगा मेरा, तो परसों वाली क्लास में प्रोबेबली, परसों या उसके नेक्स्ट डे जब भी होगा, उस क्लास में हम लोग इसका फ्रैक्शंस के क्वेश्चन प्लस परसेंटेज के क्वेश्चन वाला क्लास रखेंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों उसको ध्यान में रखते हुए, जो बिल्कुल बेसिक वाला शीट है इनिशियली मैं वो भेजूंगा आपको, उसको ध्यान में रखते हुए करना। और परसेंटेज का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपको होल क्वांटिटी से कैसे देखना पड़ता है, पार्ट्स को कैसे आप देखते हो, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हो, डिफरेंस कैसे निकालते हो, ठीक है, उससे होल क्वांटिटी मेजर कैसे करते हो, तो वो सब चीज़ें आप लोग करना। मैं शीट भेज दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको कुछ क्वेश्चन या उनके साथ ना, अपने डाउट्स वगैरह आप लोग लेके आना, बता दिया करो मुझे पहले से क्लास के, डीएम कर दिया करो डाउट्स वगैरह। ठीक है, तो उसी ये क्लास में हम उसको लेके आगे ना सभी को समझा देते हैं उन सबको ना, और उसी के बेस पे क्लासेस आगे बढ़ाते रहेंगे हम। और ये वाला जो सेशन है जो साइकिल चलनी है उसको हम मिस मत करना। ठीक है, चलो फिर बाय आज के लिए। सर बताओ। सर अब नेक्स्ट 10 से 15 क्लास में ये वाला साइकिल कंप्लीट, क्वांट का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, मतलब आज ऑलमोस्ट 15 क्लासेस में हो जाएगा। आज फर्स्ट क्लास थी इस साइकिल की, राइट? हाँ, ये फ्रैक्शन वाली फर्स्ट थी। इन बिटवीन हम वो भी कराते रहेंगे, रीजनिंग वगैरह, और ये भी चलता है।